वेलकम बैक। पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की मालियाती मार्केट्स में इस वक्त भूचाल है। कहा जाए कि ज़लज़ला आया हुआ है तो गलत बात नहीं होगी। न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक और कराची से लेके फ्रैंकफर्ट तक स्टॉक मार्केट्स हों, करेंसीज हों, उनमें एक भयानक सूरत हाल है। सुनामी की सी कैफियत है जो कि इस वक्त नज़र आती है। इसके असरात पाकिस्तान में भी दूर दूर तक नज़र आते हैं। गो कि पाकिस्तान के हालात वो हालात नहीं है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में हैं। इसकी इब्तिदा हुई थी जब चीन ने अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया था अब से तकरीबन एक हफ्ते कबल, और उसके बाद ऐसा लगा कि पूरी दुनिया की मार्केट्स में ज़लज़ला आया है। पाकिस्तान में इसके असरात आज और ज़्यादा नुमायां होकर सामने आए और वो सूरत हाल देखने में आई जो हालिया सालों में देखने में नहीं आई। एक्सचेंज के इंडेक्स में कमी आई हुई है, जिसका मतलब यह है कि 483 अरब रुपए कराची स्टॉक एक्सचेंज में सरमाएकारों के डूबे। इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रुपए की कीमत पर भी जबरदस्त दबाव है। डॉलर में इजाफा और रुपये की अपनी कदर तेजी से खोता हुआ नजर आया है। आज डॉलर इंटरबैंक में आज डॉलर की कीमत में ₹1.86 एक साथ इजाफा हुआ, जिससे इंटरबैंक में यानी कि जो सरकारी शरह डॉलर की थी वो ₹103.88 हो गई। पिछले 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹101.92 से बढ़कर ₹103.88 तक आ चुका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफे के बाद ₹104.60 का था, जबकि 4 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.96 इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान की करेंसी पर यह दबाव और इसके हवाले से जो दुनिया भर में सूरत हाल है उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन की करेंसी में डिवैल्यूएशन ही है। चीन ने यॉन में अब उसकी कदर में कमी की है, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट में करेंसीज पे उसके असर पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम होती है तो हमें उसका नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। और अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती तो यकीनी तौर पर इसका हमें फ़ायदा होता। आखिर पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ है। सबसे अहम बात यह है, देखने में यह आई है कि दूसरे मुल्कों की तरह से यहाँ पर आज की सूरत हाल में मरकज़ी बैंक या हुकूमत की जानिब से इस करेंसी की डिवैल्यूएशन को या रुपए पे जो दबाव आया उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन हो सकता है इसकी कुछ वजूहात हो, इसको हम जानते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अशरफ वथरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया वथरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। जाहिर है कि स्टॉक मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मरकजी बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन करेंसी से तो बहरहाल बहुत अहम आपका ताल्लुक है। आप फरमाइएगा कि मुसलसल ये दबाव आया है रुपए में पाकिस्तान में। आप कह सकते हैं कि क्योंकि दुनिया भर में ये सूरत हाल है, लेकिन हमारे यहाँ भी देखने में आई है। लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान में ये दानिस्ता कोशिश थी मरकजी बैंक की कि रुपए की कदर अगर गिर रही है तो गिरे, क्योंकि एक दबाव भी है एक्सपोर्टर्स की जानिब से, खासतौर पर टेक्सटाइल लॉबी की जानिब से, कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स है उससे मुतासिर होंगी। तो ऐसा लगा कि हुकूमत ने आज इस सिलसिले में मरकजी बैंक ने इस सिलसिले में जो है वो साइड लाइन पर रहने का को मुनासिब समझा और उसने इस रुपए की गिरावट में इंटरवीन नहीं किया। जी कामरान साहब, आपने कुछ बातें तो खुद ही बता दी हैं कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो उनमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई उसमें एडवर्स फीचर नहीं है। आवर एक्सटर्नल सेक्टर इज रोबस्ट और रिजर्व्स हमारे हिस्टोरिकली हाई लेवल पे हैं और हमें यकीन है कि रुपये में स्टेबिलिटी विज़ावी अदर करेंसीज जो है वो गोइंग फॉरवर्ड मेंटेन होगी और स्ट्रेंथन होगी। आज जो था एक बहुत अनयूजुअल दिन था मार्केट में, जो आउटफ्लोज थे आज वो रूटीन से काफी ज्यादा थे आज, और इनफ्लोज उनके मुकाबले में काफी कम थे। और ये एक फिनोमेना है जो इसको हम वॉच करेंगे और मेरे ख्याल में हमारा रुझान जो है वो यकीनन स्टेबिलिटी की तरफ ही होगा।
تو वत्सला साहब, हमने देखा चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, भारतीय मरकजी बैंक हो, चाइना का मरकजी बैंक हो, और जहां जहां पे इस तरह के प्रेशर्स हुए तो मरकजी बैंक सामने आया है और उसने इस ट्रेंड का मुकाबला किया है या उसको अपने तौर पे जो उसका इन्फ्लुएंस है उसने इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा, ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद मरकजी बैंक की ये सोच है कि इस हद तक गिरावट जो है वो मुनासिब है, क्योंकि आज इंटर बैंक में भी जो है हमारा रुपया जो है वो 103 रुपये 88 पैसे तक आ गया है, जो कि एक सब्सटेंशियल हमारी डिवैल्यूएशन है, तकरीबन 3% के करीब हो गई है। जी, मेरे ख्याल में आज, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आज एक बहुत ही अनयूजुअल दिन था और आउटफ्लोज रूटीन से बहुत ज्यादा थे। जिस रूटीन की मार्केट यूज टू है उससे काफी ज्यादा थे, और ये जरूरी नहीं कि ये फिनोमेना आगे जाके मेंटेन होगा। इसमें आज के उससे कोई नतीजा क्लियरली अखज करना मेरे ख्याल में मार्केट के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा रुझान जो है, जैसे मैंने अर्ज किया, कि वो स्टेबिलिटी की तरफ है और हमारे फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ है और कोई चेंज नहीं है। इस लेवल पे जो रुपए की कदर है जो कि इस वक्त आज खड़ी है, आपके लिए इसमें फिक्र की कोई गोशा है? आप कह तो रहे कि आज ये गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन देखने में आई है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से रुपया जिस लेवल पे पहुंच गया है, सेंट्रल बैंक को इस बारे में तशवीश है? जी, हम जितनी भी ट्रेंड्स होती हैं उनको बड़ा हम केयरफुली मेजर करते हैं और मुनासिब वक्त पे वी टेक मेजर्ड स्टेप्स, और मेरे ख्याल में आज के दिन से हम अगर नतीजा ना अखज करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अशरफ वथरा, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं कि आज की जो कार्रवाई है या आज जो हुआ ये गैर मामूली चीज़ है, इससे नतीजा अख्ज़ नहीं करना चाहिए। इसका उन्होंने जवाब दिया नहीं कि ये इत्मीनान उनके लिए है या कंसर्न है कि रुपया आज तकरीबन 104 रुपये फी डॉलर हो गया है, वो भी इंटर बैंक में। मजबूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। आज स्टॉक एक्सचेंजेस में भी हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि तबाहकुन सूरत हाल देखने में आई है। सिर्फ आज के रोज 270 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। पिछले 4 रोज के दौरान 483 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस मजबूरी सूरत हाल में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू आपने सुनी, स्टॉक मार्केट आप खुद आज सारा दिन जरूर देखते रहे होंगे। आप फरमाइएगा कि आप इस पूरी जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको कितना, इसमें तशवीश कितनी है और आप इसको किस अंदाज से देख रहे हैं और इसको कितना कनेक्ट कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में हो रहा है आलमी मंडियों की सिचुएशन से? देखिए, ये जो आलमी मंडियों में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वो मस्बत है, क्योंकि अगर ऑयल की प्राइसेस जो है वो गिरती हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और आपने ख़ुद जो है वो ये बताया कि अगर युआन में कमी आती है तो आई थिंक हमारी इंपोर्ट्स हैं, हमारी चाइना के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की ट्रीटीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा जहाँ तक कि स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, आई बिलीव कि जो इंटरनेशनल सेंटिमेंट है उसकी वजह से यहाँ लोगों में ये फियर है कि शायद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी मार्केट में डिसइन्वेस्ट करेंगे। और पिछले कुछ सेशन में ये देखा गया है कि कोई 40 से 50 मिलियन डॉलर्स की जो है वो आउटफ्लो हुआ है 4-5 सेशन में। तो उससे ज़रा ये रुझान जो है वो लोगों में पैदा हो रहा है कि शायद ये है कि ये और ज़्यादा कहीं जो है सेल ऑफ ना हो। और जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ज़ाहिर है ये हमारी लोकल मार्केट जो है वो फॉरेनर्स को इतना आसानी से एग्जिट नहीं करने देती और प्राइसेस को जो है वो नीचे किया जाता है। बट जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि जो नंबर्स हमारे ट्रेड डेफिसिट के, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर हैं वो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर है, रिजर्व्स जो है वो बेहतर हैं। तो जनरली और ऑयल की प्राइसेस गिरने से आई थिंक गवर्नमेंट के पास भी जो है वो काफ़ी कुशन पैदा हो गया है। वो पास ऑन भी कर सकती है। आपने पिछले प्रोग्राम में इसके ऊपर जो है वो बातें की हैं, और कुछ गवर्नमेंट अपने पास रख ले, कुछ पास ऑन कर दे, तो आई थिंक ये तो पाकिस्तान के लिए एक बोनांजा है। तो मुझे अगर सिर्फ ऑयल के शेयर अगर गिरते हैं ऑयल सेक्टर के तो वो तो समझ में आता है, अगर टेक्सटाइल प्रेशर में आता है तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर
کول کے پرائس گریں اور سیمنٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے تو سیمنٹ سیکٹر تو بڑھنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے فرٹیلائزر ہے، پاور سیکٹر ہے. اچھا عارف صاحب، یہ جو اس میں جو روپے کی قدر جو کم ہو رہی ہے، یہ آپ کے نزدیک کہا یہ جائے گا کہ بھئی ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اطراف میں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب روپے کی قدر یہ کم ہوتی ہے، اور دیکھیں نا کہ پچھلے اتنے دنوں کے اندر، پچھلے ہفتہ 10 دن کے اندر 3% ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے انٹروین بھی نہیں کیا، اور گورنر صاحب بھی اس معاملے میں ایک ان کا مبہم ایک رسپانس ہے، لگ نہیں رہا کہ کوئی بہت زیادہ کنسرن ہے. لیکن آپ کے نزدیک یہ سیریس بات ہے کہ روپیہ 3% ڈی ویلیو ہو گیا ہے، آپ کے خیال میں اس کے کانسیکوینس ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک روپے کے کم ہونے کی کوئی فنڈامنٹل ریزنز جو ہے وہ نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا گورنر صاحب کی بات سننے سے پہلے کہ شاید گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایکسپورٹرز لوبی کو کے پریشر کو جو ہے وہ سہ نہیں سکی، اور اس پریشر میں انہوں نے یہ الاؤ کیا کہ روپیہ جو ہے ویک ہو. بلکہ مجھے یہ سن کے گورنر صاحب کو خوشی ہوئی کہ یہ صرف آج کے دن کی جو مارکیٹ کی موومنٹ ہے اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا رجحان جو ہے انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلٹی کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی اس کو ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ روپیہ ہمارا جو ہے وہ اسٹیبل ہو، ہماری اکنامی میں ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو. اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ کے ریونیوز بہتر ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کا جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر پہ انحصار جو ہے وہ کم ہو. تو جنرلی ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو اور اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ روپیہ بھی ہمارا اسٹیبل ہو، اور ہماری جو اس اکنامی میں کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں وہ دے آر ڈوئنگ ویل، ایکسیپٹ آئل سیکٹر کے جو پرائسز گرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے پروفیٹیبلٹی پہ ہٹ آئے گی، یا ٹیکسٹائل سیکٹر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ڈاؤن ہیں اس کے نتیجے میں زیادہ سفر کر رہی ہے. ان کی کاسٹ جو ہے وہ ایسا دیکھا جائے، ہم آج ہی انالیسس کر رہے تھے تو کوئی زیادہ جو ہے وہ اس میں پچھلے کچھ عرصے میں نہیں بڑھی. ان کو ڈر ہے کہ یہ مزید کاسٹ بڑھے گی تو ان کے لیے جو ہے مزید پرابلم ہو سکتی ہے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایون روپے کی جو ہے وہ ڈپریسیشن نے بھی کبھی ایکسپورٹ کو زیادہ ہیلپ نہیں کیا. کوئی کو ریلیشن ہمیں نظر نہیں آتا جب ہم پچھلی پریویس اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ ون آف کسی کو اس کا بینیفٹ ہو گیا، بٹ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ روپیہ اسٹیبل رہے. ہماری اکنامی میں انویسٹمنٹ کی نیڈ ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکنامی کے لیے سود مند ثابت ہوگی. بہت شکریہ جناب عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت میں سرکاری گاڑیوں کا کیا حشر ہے. سندھ حکومت کی مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. مال مفت دل بے رحم ثابت کر دیں گے آپ کو کمرشل بریک کے بعد.